और उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का परिणाम, यानी इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इसका पार्ट 1 कल ही हो चुका है, आज हम लेक्चर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। और लेक्चर 2 में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके घर के लिए भी उपयोगी है, या बहुत सारी चीजें इसमें आप लोग देखे हो, सिर्फ आपको समझना है कि ये किस प्रकार काम करता है। ठीक है बच्चों, और ये साइंस 1 है, क्लास 10th के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्लास 10th का लेक्चर चल रहा है, इसके बारे में आप कंफर्म हो जाइए, क्योंकि कोई कोई बच्चे 9th वाले बच्चे 10th के लिंक में आ जा रहे हैं, तो 10th के बच्चे 9th में लिंक में आ जा रहे हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप इस समय क्लास 10वीं का लेक्चर देख रहे हो, साइंस 1 का लेक्चर देख रहे हो। और कौन सा चैप्टर है बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा का परिणाम। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कल रिकॉर्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। दिनेश सर, कुछ भी इधर से मिस्टेक होगा तो आप तुरंत प्लीज मुझे इंटरप्ट कीजिएगा, किस तरह का दिक्कत है, वरना मैं कंटिन्यूअस पढ़ाते ही रहूंगा। आप कंटिन्यू पढ़ाते जाइए, कुछ प्रॉब्लम होगा तो सर मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चों जो आज का घटक है, देखिए जब भी कोई लेक्चर लिया जाता है बच्चों, तो एक घटक डिसाइड किया जाता है। घटक का मतलब है कि आज क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत हम लोग विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, थोड़ा बहुत हम लोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल कल के लेक्चर में हो चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करूंगा, बहुत सारे बच्चे आज भी जुड़े हैं। इसके बाद दूसरा जो पार्ट रहेगा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग वाला जो पार्ट है, जिसको अतिभार कहा जाता है, ये विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव के अंतर्गत ही आपको सीखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद होगा संगलक, फ्यूज। घर में जो फ्यूज यूज किया जाता है उसका कैसे उपयोग करना चाहिए, और उसका क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, और किस तरह की हमें विद्युत सावधानियां बरतनी चाहिए। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट हर सबके घर में है, सभी के घर में जो भी इक्विपमेंट है, जैसे फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, फैन हुआ, ये सारी चीजें बच्चों आपकी विद्युत धारा पे ही चलती है। किस पे चलती है, विद्युत धारा के आधार पे ही चलती है। इनकी सहायता के बिना ये सब चीजें चल नहीं सकती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए और किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारी डिटेल हम इसके अंतर्गत प्राप्त करेंगे। इसके बाद आएगा हल किए गए उदाहरण। बच्चों अगर टाइम मिला और टाइम रहा तो हम लोग कुछ उदाहरण भी हल करेंगे जो सॉल्व एग्जाम्पल रहेंगे और आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल रहेंगे। तो सॉल्व एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा सॉल्व एग्जाम्पल कर लेगा वो टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सरसाइज या स्वाध्याय के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए, न्यूमेरिकल जिसको बोलते हैं, वो आसानी से हल कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हम लोग पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो पहला कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, अभी पहला जो कॉन्सेप्ट है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों, विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जब आप साइंस पढ़ रहे हो बच्चों ना, तो आपको इंग्लिश के टर्म्स भी पता होने चाहिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि आगे चल के अगर आप साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे विद्युत धारा है तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उष्मीय प्रभाव का मतलब क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। बच्चों विद्युत धारा और उष्मी या उष्मा, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। जो इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेगा ना बच्चों, तो उसको ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि विद्युत धारा क्या है और उष्मी प्रभाव क्या है। बच्चों जब भी हमें गर्मी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है, अगर आप कहीं गांव में गए होगे तो वहां पे आप देखोगे ठंडी में सब लोग लकड़ी जलाते रहते हैं। तो लकड़ी क्यों जलाते हैं, उस समय वहां पे ठंडी का माहौल रहता है, उन्हें उष्मा मिले, क्या मिले, हीट मिले। हीट मिलने के लिए वहां पे लकड़ी जलाई जाती है। लेकिन ये जो हीट होती है बच्चों, जो उष्मा होती है, कई रूप से आप लोग प्राप्त कर सकते हो। जैसे हमारा चैप्टर है कि विद्युत धारा से प्राप्त करना है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक करंट से प्राप्त करना है, और क्या प्राप्त करना है, उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, उसका उष्मीय प्रभाव देखना है, हीटिंग इफेक्ट देखना है कि किस प्रकार जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है आपका उष्मीय प्रभाव डालता है या उष्मा पैदा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव का मतलब क्या है। देखिए मैं रीड करता हूँ, पीपीटी बना के लाया हूँ, स्लाइड बना के लाया हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध जोड़े जाने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये प्रतिरोध क्या है।
आप कक्षा 9वीं से साइंस पढ़ते आ रहे हो तो आपको मालूम होगा कि प्रतिरोध को क्या बोला जाता है, उसका सिंबल ये है, रेजिस्टेंस बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। अच्छा, ये प्रतिरोध, इसका काम क्या होता है बच्चों? समझो कि ये तार है, समझो ये वायर है और इसके अंदर आपने प्रतिरोध लगाया हुआ है। तो ये प्रतिरोध करेगा क्या? ये प्रतिरोध आपका जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, यानी जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके प्रवाह को रोकने का कार्य करता है, उसके प्रवाह को रोकने का कार्य करता है। लेकिन कोई कोई जो तार रहते हैं किसी भी मटेरियल का, चाहे तांबा का हो या एल्यूमिनियम का या जो भी तार हो, वो तार के अंदर खुद का एक प्रतिरोध होता है। खुद का प्रतिरोध मतलब क्या बच्चों? जैसे कि उसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है, कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये जो प्रतिरोध होता है, तार का खुद का जो प्रतिरोध होता है, वो विद्युत धारा को क्या करता है? I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, उसको रोकने का कार्य करता है, उसको रोकता है, मतलब उसके फ्लो को बहने नहीं देता है। अच्छा, रोकने का तात्पर्य क्या हुआ? तो रोकने का तात्पर्य हुआ कि उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट के बीच, इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा था, विद्युत धारा जो पास हो रही थी, उसके अंदर प्रतिरोध, यानी उसको रोक रहा था। ठीक है, उसको सारी जो चीजें हो जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जरा फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, परिभाषा पढ़ लेते हैं। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध जोड़े जाने पर, यहाँ पे आप प्रतिरोध जोड़ रहे हो, ठीक है, क्यों जोड़ रहे हो? कि आपको ऊष्मा मिले, एनर्जी मिले, हीट मिले, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रतिरोध जोड़ने से आपको क्या मिलने वाला है? प्रतिरोध जोड़ने से आपको ऊष्मा मिलने वाली है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये जो व्याख्या है, ये जो टर्म है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग देखने के लिए हम लोग अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। बच्चों यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दी गई है, कुछ लाइनें लिखी गई है, मैं आपको रीड करता हूँ और रीड करने के बाद देखो आपको परिचित होगा, आपके घर में देखिए ये सब बल्ब वगैरह आपने देखा होगा, ये बल्ब कैसे कार्य करता है, आपने सिगड़ी देखा होगा कैसे काम करती है, हीटर, हीटर का भी उपयोग आपने देखा होगा, पानी को गर्म करने के लिए कई तरह के हीटर होते हैं, एक पानी को गर्म करने वाला भी हीटर होता है, उसको भी आपने अच्छी तरह से देखा होगा। तो पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार काम करता है बच्चों। तो जरा ध्यान दीजिए, अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने परिभाषा में क्या पढ़ा कि आप जब कोई प्रतिरोध जोड़ देते हो तो जोड़ने से क्या पैदा होता है? उस जोड़ने से ऊष्मा पैदा होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज में लाया जाता है। तो देखिए, पानी गर्म करने के लिए बॉयलर, विद्युत पर चलने वाली सिगड़ी, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल बच्चों आपने देखा है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा, थोड़ा सा जूम कर लूँ तो आपको रीडिंग करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ देखिए, पानी गर्म करने के लिए जो बॉयलर हुआ, विद्युत पे चलने वाली सिगड़ी हो, या विद्युत बल्ब है, जो आपके घर में बल्ब लगा है ना, वो विद्युत बल्ब, ये सारी चीजें जो है, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, जैसे अनेक उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को ये उपयोग में है। मतलब ये सारी चीजों में आपका यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, अब आयुष सुधर जाओ, हाँ, चालक पदार्थों की अवरोधकता अधिक होती है, ऐसे वाहक पदार्थों को उपयोग, ऐसे वाहक पदार्थों का उपयोग यहाँ किया जाता है। अच्छा ठीक है, एक बात जरा ध्यान में रखिएगा, एक बात आप ये ध्यान में रखिए कि जिनकी अवरोधकता ज्यादा होती है, ठीक है, जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, वैसे ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि अभी हम तीन चीजों के बारे में पढ़े, बॉयलर पढ़ा आप लोगों ने, विद्युत पे चलने वाली सिगड़ी पढ़ा, विद्युत बल्ब पढ़ा। ठीक है, तो ये इन चीजों में किसका उपयोग किया जाता है कि हमें ज्यादा प्रतिरोध मिलता है या ज्यादा अवरोध मिलता है? अच्छा, ज्यादा अवरोध मिलने की वजह से क्या होगा कि आपको ज्यादा ऊष्मा मिलेगी। आपने हीटर देखा होगा, बॉयलर देखा होगा, तो इनसे हमें ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो तार लगे होते हैं ना बच्चों, या तार की जो कुंडली लगी होती है, उनके अंदर अवरोधक क्षमता ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को रोकने की क्षमता ज्यादा होती है। ऐसे एक वाहक पदार्थों का उपयोग यहाँ किया जाता है। उदाहरण के लिए अभी देख लीजिए, नाइक्रोम नामक मिश्र धातु की कुंडली का उपयोग विद्युत की सिगड़ी में किया जाता है। ध्यान में रखिए बच्चों, अभी आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, आकृति दिखाया था, आपको आकृति क्या दिखाया था? आपको आकृति मैंने विद्युत की सिगड़ी का दिखाया था, आपने देखा होगा उसके ऊपर गांव में या यहाँ पे भी दूध गर्म किया जाता है, तो उसके अंदर क्या लगा होता है, कौन सा तार लगा होता है? तो बच्चों ध्यान में रखिए, ये रिक्त स्थानों के लिए भी पूछा जा सकता है, नाइक्रोम का तार लगा रहता है। और एक मिश्र धातु है,
मिश्र धातु किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है या एक नई धातु बनती है तो होती है मिश्र धातु। ठीक है, उसमें दो या दो से अधिक धातुओं का कॉम्बिनेशन रहता है, जोड़ा जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखा में प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। तो अच्छा, विद्युत बल्ब, अभी आपने विद्युत सिगड़ी का तो एग्जांपल देख लिया कि उसके अंदर नाइक्रोम का तार लगा होता है, लेकिन वो जो विद्युत बल्ब होता है ये भी तो देख लीजिए, विद्युत बल्ब से भी तो आपको ऊष्मा मिलता है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? टंगस्टन के तार का उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सिगड़ी में किसका उपयोग किया जाता है और विद्युत बल्ब में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे टंगस्टन का जो तार रहता है उसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? विद्युत धारा के कारण यह तार गर्म हो जाती है। और बच्चों देखो, ये जो बल्ब होता है ना बच्चों, आपने जो बल्ब देखा होगा, आपने अच्छी तरह से बल्ब देखा होगा, और बल्ब का जो ये नाइक्रोम वाला तार देखा होगा, आपने देखा होगा अच्छी तरह से। मैं आपको दिखाता भी हूँ, मेरे पास आकृति है, अभी अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। बच्चों ये नाइक्रोम का बना रहता है और ये कितने तापमान तक गर्म हो जाता है ये भी ध्यान देखिए। कितने तापमान पे गर्म होके ये आपको ऊर्जा देगा, उष्मा देगा, लाइट देगा? तो 3400 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तक ये गर्म हो जाता है और हमें क्या देता है बच्चों? ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, तो अभी ये स्लाइड में हमने क्या सीखा बच्चों? इस स्लाइड में हमने सीखा कि हमारे घर में जो रेगुलर चीजें हैं, जैसे बॉयलर हुआ, सिगड़ी हुआ, ठीक है, आपके घर में बॉयलर हुआ, सिगड़ी हुआ या जो बल्ब हुआ, इन सभी चीजों में किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इनसे हमें ऊष्मा कैसे प्राप्त होती है? तो इनके अंदर वायर लगे होते हैं, तार लगे होते हैं। तार की बनावट अलग रहती है। जैसे नाइक्रोम नामक तार का देख लीजिए कि मिश्र धातु है, तो इसका उपयोग सिगड़ी में किया जाता है। इसी प्रकार आपने टंगस्टन टंगस्टन नामक तार का एक तार होता है जो टंगस्टन का बना होता है, तो उसका उपयोग हमने देखा कि बल्ब में किया जाता है। और इसका तापमान कितना होता है बच्चों? कितने तापमान तक गर्म हो जाता है? कितने तापमान तक गर्म होता है? 34 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि किस तरह ये सब काम हो रहा है। देखिए अभी ये स्लाइड में देख लीजिए अच्छी तरह से। पहले अभी आप बल्ब में देख लीजिए, बल्ब में देखेंगे तो बल्ब में आपको मैंने बताया बच्चों कि ये वाला जो पार्ट है ना, आपने बल्ब को अच्छी तरह से देखा होगा। ठीक है, तो आपके जो मिल्क कलर का बल्ब है उसमें तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक जो पहले आता था ट्रांसपेरेंट कलर का जिसमें येलो लाइट निकलती है, उसको आपने अच्छी तरह से देखा होगा। तो ये जो तार लगा है ना बच्चों, जो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहता है, आपने देखा होगा, ये जो तार रहता है बच्चों, ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और इस तार को सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं कांच का आधार लगाया गया रहता है। इसके अंदर एक गैस भी फिलअप की गई रहती है, गैस भरी रहती है, इसको निष्क्रिय गैस बोलते हैं। निष्क्रिय गैस के रूप में नाइट्रोजन वगैरह हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हमें ऊष्मा कैसे मिल रही। तो ये जो तार है बच्चों, जो टंगस्टन का बना है, ये गर्म हो जाता है। और ये कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है? ये 3400 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म होने के बाद ऊष्मा उत्सर्जित करता है, जिससे हमें लाइट या प्रकाश मिलता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए अच्छी तरह से, जहाँ पे आप सिगड़ी का एग्जाम्पल देख रहे हैं या आप हीटर का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इनमें भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी देख सकते हैं जो वायर लगे रहते हैं। अच्छा, वायर की बनावट दी गई है, दो प्रकार की वायर की बनावट दी गई है। स्पाइरल देखा होगा वायर आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग के नुमा भी ये तार का आकार रहता है, इनकी बनावट रहती है। तो ये जो तार रहते हैं बच्चों ना, ये सिगड़ी के अंदर लगाए हुए रहते हैं या आप हीटर के अंदर भी पाओगे। बच्चों जो आयरन होता है ना, जिसे हम इस्त्री बोलते हैं, अपना कपड़ा हम लोग आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उनके अंदर भी बच्चों ऐसा ही वायर लगा रहता है। अब होता क्या है बच्चों, जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ा जाता है, उसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो जो तार रहता है ना, उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने के कारण वो क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। अब गर्म होने के कारण क्या होता है? वो हमें ऊष्मा देता है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो आपको मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने सीखा कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। अब यहाँ पे दो चीजें बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी चीजें? कि ये जो बल्ब है, इसके अंदर का जो ये तार है, ये किसका बना है? तो टंगस्टन का बना है, आपको बताना है। ये जो सिगड़ी है, इसके अंदर जो तार लिया जाता है, तो उसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि वो नाइक्रोम का तार रहता है। अब तीसरी बात ये भी ध्यान में रखना है कि इनकी अवरोधक क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। इसी की वजह से
हमें ऊष्मा मिलती है। और ये तार का टेम्परेचर कितना है, बल्ब का जो तार रहता है, जो टंगस्टन का तार है, कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने के बाद आपको ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, तो 3400 डिग्री सेल्सियस। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थोड़ा हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए आपके लिए मैंने एक डायग्राम लाया है, मतलब यूट्यूब से सर्च करके आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये आपका हुआ, यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं, ये आपका बॉयलर हुआ। बॉयलर मतलब बॉइलिंग करेगा वाटर को। और ये क्या हुई आपकी, ये क्या हुई आपकी, सिगड़ी हुई, ठीक है। तो और ये आपका क्या है, ये विद्युत बल्ब है। अब यहाँ पे आपने ये वाला जो डायग्राम देखा, जैसे आप इसको स्विच ऑन करते हो, जैसे ही आप इसको स्विच को ऑन करोगे तो क्या होगा बच्चों, ये बल्ब ग्लो करेगा। ग्लो करने का मतलब बल्ब जलेगा। अब इसमें होता क्या है कि ये जो टंगस्टन वाला जो तार है, गर्म हो जाता है। अब गर्म होने के बाद हमें लाइट मिलती है, ऊष्मा मिलती है। और ये कितने तापमान पर ये गर्म होता है, तो उसके बारे में भी ध्यान में रखिए, 3400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग अगली स्लाइड की तरफ। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। अभी हम लोग विद्युत तार के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले। बच्चों देखिए, विद्युत तार जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, अक्सर तो हम लोग घरों में दो ही वायर देख पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दो ही वायर। लेकिन जो ट्रांसफार्मर से केबल आता है, या आपने गांव में ट्रांसफार्मर देखे होंगे, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, तो उसके अंदर आपने 3 वायर देखा होगा। अगर आप गांव गए होंगे तो 3 वायर देखा होगा, ठीक है। या हमारे घर में भी अगर जो मेन सर्किट, मेन सॉकेट रहता है, जो जहाँ पे मेन बोर्ड रहता है, वहां पे भी ये 3 वायर आपको मिलेंगे। हाँ, अब ये 3 वायर कौन कौन से है, जरा उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो हो गया विद्युत तार, जिसको लाइव वायर बोलते हैं। और दूसरा जो वायर रहता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं। ज्यादा करके ये इंग्लिश वर्ड ही यूज किया जाता है कि न्यूट्रल वायर है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासी तार, ठीक है। और एक होता है अर्थिंग, जिसको अर्थ बोलते हैं। तो ये 3 वायर आपको ध्यान में रखना है। अब ये 3 वायर का क्या उपयोग है, कैसे इनके अंदर संपर्क होने पे क्या होता है, वो हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। उसकी जानकारी हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट कुछ लिखा है, उसको मैं रीड करता हूँ, तो फिर आप लोग को अच्छे समझ में। बहुत बार क्या हुआ, देखिए, लघु परपथ। लघु परपथ का मतलब होता है बच्चों शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है। आप लोगों ने देखा हो कि कई बिल्डिंगों में या मॉल्स में या कई कई दुकानों में भी आग लग जाती है। उसको हम लोग लघु परिपथ बोलते हैं, यानी सर्किट के अंदर कुछ तो कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो अब ये सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम होता कैसे है बच्चों। अभी आपने देखा 2 वायर मैंने आपको बताया। देखिए, यहाँ पे ध्यान में रखिए कि आपको मैंने 2 वायर के बारे में जानकारी बताई, लाइव वायर और जो ये न्यूट्रल वायर। ये दोनों वायर आपको किसी भी मेन केबल में दिखाई ही देंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो दोनों वायर हैं, कौन कौन से, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे लाइव वायर हुआ, ये वाला वायर हुआ, और ये वाला वायर हुआ। बच्चों, एक चीज आपको मालूम होगी कि ये जो वायर होते हैं, समझो ये तांबे का ही है, यहाँ पे तांबा का दिखा है, तो इनके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग लगाई गई है, एक प्लास्टिक की कवरिंग लगाई गई है। और प्लास्टिक की कवरिंग क्यों होती है बच्चों, आपको अच्छी तरह से मालूम है, सबको मालूम है। अगर प्लास्टिक की कवरिंग नहीं लगेगी, उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, हमें डायरेक्टली अगर हम टच करेंगे तो हमें करंट लगेगा, और कोई भी अपघात या किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए इसके ऊपर प्लास्टिक का है कवर लगाया जाता है। अच्छा, प्लास्टिक का ही कवर क्यों लगाया जाता है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो सबको मालूम है कि प्लास्टिक क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है बच्चों, कुचालक। अब कुचालक का मतलब क्या है, उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप जब भी घर में वायर लगाते हो, तो उस समय वायर के ऊपर आप देखोगे बच्चों, प्लास्टिक का ही कवर रहेगा, ठीक है। वो क्यों रहेगा, कि आपको इलेक्ट्रिक करंट न लगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये जो 2 वायर रहते हैं ना, ये जो लाइव वायर हुआ या जो न्यूट्रल वायर, ये एक ही केबल में रहते हैं, एक ही केबल में ये दोनों वायर रहेंगे। और कभी कभी क्या हो जाता है कि जब भी ये वाला वायर यानी लाइव वायर और आपका जो, अगर इनका प्लास्टिक खुला है, इनका क्या है, प्लास्टिक खुला है, तो प्लास्टिक खुले होने की वजह से जो इनके तांबे वाला पार्ट है, भाग है, ये टच कर देता है। और टच करने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है, उसके टच करने की वजह से उनमें चिंगारी निकलती है। और चिंगारी निकलने की वजह से क्या होगा बच्चों, अगर आसपास कुछ है, जैसे लकड़ी है या कपड़ा है या प्लास्टिक है या कुछ भी है, जो वस्तु जल सकती है, उसके अंदर अक्सर आग लग जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ मैं पढ़ता हूँ।
कभी कभी हमारे घर में कभी कभी हमारे, एक मिनट, मैं थोड़ा, एक मिनट, मैं यहाँ डालता हूँ। अभी ध्यान दीजिए। हाँ, बहुत बार एकाध इमारत में लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है। ठीक है, तो कभी कभी हमारे घरों में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। उपकरण को शुरू करते समय संगलक तार, अच्छा एक नई चीज और हम लोग पढ़ने वाले, संगलक तार, फ्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले, खंडित हो जाता है और विद्युत धारा की आपूर्ति बंद हो जाती है। ठीक है, इसका कारण है, हम संक्षिप्त में देखेंगे, उसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ आपको। घर के विद्युत जो संयोजन की विद्युत धारा होती है, जिसके अंदर लाइव वायर होता है, लाइव तार होता है, एक उदासी तार होता है यानी न्यूट्रल वायर रहता है। मैं बच्चों आपको जानकारी दे चुका हूँ, खाली रीड करके बता रहा हूँ। भू संपर्क तार यानी अर्थ वायर जिसको बोलते हैं। ऐसे 3 तारें होती है, तो ये 3 तारों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है पहले। विद्युत में और उदासीन तारों के मध्य, अच्छा बच्चों, जो दोनों तार हैं, ये जो न्यूट्रल वाला है, उदासी वाला है, या ये जो आपका लाइव वाला है, ये जो लाइव वाला है या जो न्यूट्रल वाला है, इसके अंदर का विभवांतर कितना रहता है? कल के लेक्चर में आपने विभवांतर का डिटेल जानकारी देखा होगा कि 2 बिंदु के बीच के जो विभव रहते हैं, उनके अंदर का जो अंतर होता है, विभव के बीच का जो अंतर रहता है, जो लेवल डिफरेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर। और ये विभवांतर कितने वोल्ट का होता है बच्चों? 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, भू संपर्क तार को जमीन से जोड़ा जाता है। जो अर्थिंग रहती है, आपने अगर आप गांव में गए होगे ना, तो एक वायर जो रहती है ना, कभी कभी आप देखोगे उसको जमीन में भी जमीन के संपर्क में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि अर्थिंग जो रहती है वो हमेशा जमीन से ही कनेक्टेड रहती है, जमीन से ही जुड़ी रहती है। अच्छा, यहाँ पे जमीन से जोड़ा जाता है। उपकरण के दोष के कारण या विद्युत में और उदासीन तारों के तारों के प्लास्टिक का जो आवरण रहता है निकल जाने के कारण इन दोनों तारों को एक दूसरे से स्पर्श कर उस स्थान पर ऊष्मा का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। तो बच्चों, अभी तो मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों तारे हैं, ठीक है, ये जो दोनों तार हैं, कौन से तार हैं जो मैंने आपको बताया? एक लाइव तार बताया और दूसरा क्या मैंने बताया? उदासी तार, जिसको न्यूट्रल है। जब ये कभी ओपन हो जाते हैं, इनके ऊपर की जो प्लास्टिक रहती है, प्लास्टिक कवरिंग अगर ओपन रहती है, तो ये संपर्क में आ जाते हैं और संपर्क में आने से इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रवाह रहता है, वो आपस में टकराने की वजह से वहां ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, लाइट का निर्माण होता है। और उसके आसपास की अगर कोई वस्तु है, तो इतना तो क्लियर है कि वहां चिंगारी निकलेगी, आग निकलेगी, तो वहां पे आग लगने वाली ही है, क्योंकि वहां अगल अगल बगल में कोई लकड़ी है या प्लास्टिक है या कोई कपड़ा है या कोई कागज है, तो वहां पे आग लगने वाली है चिंगारी की वजह से। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए हम घर में एक चीज लगाते हैं, आपने देखा होगा, जिसका नाम है फ्यूज, और उसको हम लोग संगलक तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संगलक तार भी कहते हैं। तो आपने घर में देखा होगा कि घर में क्या लगाया जाता है? फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। और ये फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है, उसकी जानकारी मैं आपको अगले स्लाइड में देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, अभी आपको मैं इसके पहले वाला जो भाग बताया था कि देखिए यहाँ पे आग लगने का दृश्य है। अच्छा, ये आग लगने का दृश्य किसकी वजह से आया? देखिए, वो आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि आग क्यों लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो रेड वाला वायर है और ये जो आपका ब्लैक वाला वायर है, ये इनके अंदर जो तार है, जो पतली पतली तार रहती है बच्चों, जो तांबे की बनी होती है, ये संपर्क में आ गई है। और इसकी जानकारी मैं आपको अच्छी तरह से दे चुका हूँ। सिर्फ मैंने एक आपको फोटो दिखाया कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि नहीं किस प्रकार होता है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अच्छा, आपको थोड़ा जानकारी है तो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। ध्यान में रखो बच्चों, कुछ चीजें आपको डिलीट हो चुकी है, मतलब आपको ध्यान में रखना है कि साइंस का जो पोर्शन है 25% डिलीट हो चुका है। तो बीच में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन कुछ कुछ जानकारी बच्चों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो आगे आपको काम आएगा। लेकिन परीक्षा हेतु अगर वो जानकारी डिलीट हो गई है, आपके पास रिड्यूस पोर्शन का सिलेबस जो है, जो पोर्शन कम हुआ है, उसकी बुक्स या उसकी जानकारी आपके टीचरों ने आपको दी ही दी होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो, उसको आगे स्टडी करने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन थोड़ी जानकारी रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे की चीज समझ में आती है। ठीक है, अच्छा, आपने बच्चों पावर की यानी शक्ति की इकाई देखा है, ठीक है, यानी विद्युत शक्ति की इकाई देखा है।
तो विद्युत शक्ति की जो बच्चों इकाई होती है उसको डब्ल्यू से दिखाया जाता है, वॉट कहा जाता है। लेकिन जो वाट होता है ना बच्चों, ये छोटी इकाई है, ठीक है। छोटी इकाई का मतलब क्या है, जैसे अभी आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये जो मीटर, अगर आपको मैं बोलूं मीटर और आपको मैं बोलूं सेंटीमीटर, तो इसमें बड़ी इकाई कौन है, तो आप बोलोगे सर मीटर इकाई है। अच्छा, कैसे बोलोगे कि ये बड़ी इकाई है, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 1 मीटर यानी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर आपकी बड़ी इकाई होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका जो वॉट है वो छोटी इकाई होती है। तो बड़ी इकाई क्या होती है बच्चों, बड़ी इकाई होती है किलोवाट, जिसको केडब्ल्यू से दिखाया जाता है। अच्छा, तो किलोवाट और वाट में क्या संबंध आएगा, क्या स्थापित कर सकते हो, तो बच्चों किलोवाट और वाट में आप संबंध स्थापित कर सकते हो कि 1 किलोवाट बराबर बच्चों होगा, ध्यान रखिएगा, 1000 वाट। क्या होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर क्या होगा बच्चों, 1000 वाट, ठीक है। ये कक्षा 9 के विज्ञान में बच्चों आपने पढ़ा है, सिर्फ जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। और एक चीज आप और भी ध्यान में रखिए कि इसी के साथ यानी 1 किलोवाट KW और HB जोड़ा होता है, तो इसको हम किलोवाट आर बोलते हैं। आर का मतलब होता है घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे 1 किलोवाट आर। तो इसका मान कितना होता है बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे बताया गया है अच्छी तरह से कि 1 किलोवाट आर का मान कितना होता है। उसको जूल में देखिए, उसको जूल में कैसे देखेंगे, जूल में देखने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है, उसका मान लिखा गया। मान कितना है बच्चों, तो आप लिख सकते हो कितना जूल होता है, तो 1 किलोवाट आर। HR भी लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे मान दिया है 3.6, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, ठीक है। ये मान आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ मान ही ध्यान में रखना है आपको, और कुछ ज्यादा इसमें याद करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और हमको ध्यान में रखना है, एक जानकारी और आपके काम के लायक है। यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट किसे कहते हैं। देखो बच्चों, आपके घर में लाइट बिल आता है, आपने देखा होगा उसके ऊपर लिखा रहता है इतना यूनिट चला इस महीने में। जैसे अभी अगस्त चल रहा है, तो इस महीने में आपकी जो बिल आएगी, उस बिल में लिखा रहेगा कि आपने जुलाई मंथ में कितना यूनिट लाइट यूज किया, उसी के हिसाब से आपको बिल दी जाती है, ठीक है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, वो जरा ध्यान दीजिए। तो जो 1 किलोवाट आर है ना बच्चों, 1 किलोवाट आर, यही आपका एक यूनिट बन जाता है, यही आपका क्या बन जाता है, एक यूनिट। और 1 किलोवाट आर में कितना जूल होता है, वो तो मैंने आपको अभी लिख के बताया, ठीक है। अभी लिख के बताया कि 1 किलोवाट आर में इतना जूल होता है, 3.6, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है, इतनी एनर्जी लग जाती है, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसी को हम कहेंगे वन वन यूनिट, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम लोग, 1 यूनिट। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा, इसके लिए, इसको क्लियर करने के लिए एक और मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ। इसको देखते ही आपको याद आ गया होगा कि किस चीज का पिक्चर है, ठीक है। तो थोड़ा यूनिट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक नॉर्मल एक जो घर पे लाइट का बिल आता है ना, आपने देखा होगा, आपके घर का लाइट का बिल भी कुछ ऐसा ही होता है। देख लीजिए, इसमें देखो यूनिट लिखा है, यहाँ पे 71 यूनिट लिखा है, ठीक है। अब आपको एक यूनिट में कितना किलोवाट आवर होता है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि 1 किलोवाट आवर जो रहता है वो एक यूनिट होता है, और उसके अंदर कितनी जूल होती है वो भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो अगर आपको पता रहेगा कि 1 यूनिट का 5 रुपया लगता है, या 2 यूनिट का या 1 यूनिट का 10 रुपया लगता है, तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो। अगर 71 यूनिट चला है, तो आप अगर 1 यूनिट का 5 रुपया है, तो 71 यूनिट का कितना होगा, तो 71 गुणे 5 कर दीजिए, जितना आंसर रहेगा उतना रुपया क्या रहेगा उस महीने का बिल रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आपने यूनिट का मतलब भी समझ लिया होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अच्छा, अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों ओवरलोडिंग के समय बारे में। समाप्त हो गया सर, ओके थोड़ा सर, समापन कर दीजिए, देख लीजिए। ओके सर, सेशन, अच्छा ठीक है सर। क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं सर, डाउट वगैरह कुछ। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। क्वेश्चन आंसर सेशन, हाँ, किसी को कुछ डाउट है, कोई किसी बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो आप बोल सकते हो। आज का जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हो। रंजना किसी महतो पूछो, माइक अनम्यूट करो। माइक अनम्यूट कीजिए और पूछिए। यहाँ पर अमृत है, अमृत पूछो बेटा।
बेटा चैट में मैंने एक लिंक डाला है आप सभी के लिए, चैट में जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। 10वीं के बच्चों को जो नोटिस डेली देनी है, कब कब कौन सा लेक्चर हो रहा है, उसकी जानकारी उस ग्रुप में आएगी। तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चैट में जो लिंक है, यहाँ पर साहिल आप पूछो सर से क्या पूछना। साहिल पूछो बेटा, माइक अनम्यूट करके पूछो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए रंजना, साहिल, कौन से बोलिए साहिल। रंजना रंजना पूछो। सर रंजना मैंने बोलो, बोलो रंजना, क्या डाउट है, बोलो बेटा। और किसी को कुछ डाउट है आप फ्रैंकली पूछ सकते हो। साहिल खान पूछो, अलीमून पूछो, आप माइक चालू करके। सभ्य मानिकलाल, सभ्य गुप्ता मानिकलाल पूछो। हाँ सर। अलीमून, हाँ बोलो। हाँ सर बोलो हेलो बोलो सर। बेटा बोलो। सर मुझे ना ये जो आपने बताया संलग्न तार का ना, मुझे वो नहीं समझ आया। बेटा अभी संगलक तार का जो है उसका यूज अभी आगे के स्लाइड में और अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। आज के लेक्चर में संगलक तार का पूरी तरह से जानकारी नहीं दे पाया हूं, वो आगे की स्लाइड में मिलेगा आपको। विद्युत धारा का ऊष्मीय और सर प्रभाव। हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा। हेलो सर। हाँ बोल, हाँ और एक अति भार का भी नहीं समझ में आया, अति भार। बच्चों वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों ही अभी जो आगे की स्लाइड में ये जानकारी आपको मिलेगी। मैंने ज्यादा फोकस आपको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पे किया है। ओवरलोडिंग और फ्यूज थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि ओवरलोडिंग क्या होता है, लेकिन वो डिटेल में आपको अगली स्लाइड में मिलेगा। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमारे घर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट काम करते हैं, जैसे फ्रिज होगा, एसी होगा, ठीक है, या टीवी हो गया या फैन हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आती है, जो विद्युत धारा आती है, कभी कभी उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्योंकि आपके घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं। तो इसे हम लोग ओवरलोडिंग कहेंगे। ओवरलोडिंग का मतलब अति भार हो गया, ज्यादा भार हो गया ना, मतलब आपको आपको 200 रुपया दिया गया है लेकिन आप 400 रुपये का खर्च कर रहे हो, 400 रुपये की डिमांड है, तो उसको अति भार या ओवरलोडिंग करते हैं विद्युत धारा की लैंग्वेज में। समझ में आया आपको? इसको और अच्छी तरह से डिटेल हाँ सर। करेंगे आने वाले लेक्चर में। हेलो सर। हाँ बोलो हेलो बेटा। सर, हाँ बोलो मेरा माइक ही नहीं चालू हो रहा है। बेटा। जो अभी तुम्हारे बोलने हो ना। वीडियो के बगल में जो माइक का सिंबल है ना, अगर वो रेड होगा तो नहीं चालू होगा, उसको दबाओ, उसको अभी अनम्यूट करो। अभी आप बोल रहे हो तो माइक चालू है, तभी तो बोल रहे हो बेटा। यूडिट नंबर मांग रहा है। नहीं नहीं, आप पूछो, मेरी मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप पूछो, हाँ बोलो। सर KWH का मतलब क्या होता है? के डब्ल्यू का मतलब होता है किलो वाट, और एच का मतलब होता है RHOUR। आर हिंदी में घंटा बोलते हैं उसको, हिंदी में पूरा लिखोगे तो 1 किलो वाट घंटा बोलोगे, समझ में। के डब्ल्यू का मतलब किलो वाट, और हाँ डब्ल्यू का मतलब होता है वाट। ठीक है, समझ में आया? सर। हाँ हम्म। सर। थोड़ा सा फ्यूज के बारे में भी जानकारी दूंगा, लेकिन आपको अगले लेक्चर में पूरा मिलेगा बच्चा। फ्यूज का मतलब होता है कि वो हमारे घर में जो बड़ा बोर्ड होता है ना, वहां पे उसको लगाया जाता है। ठीक है, 1 मिनट सर, मैं इनको थोड़ा सा दिखा देता हूँ पिक्चर। दिखाइए सर। हाँ उनको याद आ जाएगा थोड़ा सा। एक्चुअली ये स्लाइड इसके आगे वाले पार्ट में ही था बच्चा, देखो ध्यान में रखिए। अभी ये चीजें आपने देखा है जो मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ, याद करो। ये आपने गांव में देखा होगा, या ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, अपनी बीएमसी की बिल्डिंग में आपने देखा होगा, जरूर सब लोगों ने देखा होगा, समझ में कि। हमारे घर में है। हाँ हाँ बच्चा, सर। तो हाँ हाँ तो इसको ही फ्यूज कहते हैं। अब इसका क्या होता है ना, जब ज्यादा लोडिंग होता है ना, तो ये क्या करेगा कि इसका जो टेम्परेचर रहता है, ऐसा रखा जाता है कि अगर ज्यादा लोडिंग हो तो पूरा लोडिंग यही ले लेता है। यानी आपके घर का जो अपैरेटस रहेगा, इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जो ये आपका फ्रिज रहेगा, एसी रहेगा, ठीक है, अगर बाहर से ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कर दी गई, समझो ट्रांसफार्मर से ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कर गई, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये पूरा जो जो टेम्परेचर है, ये जो पूरा इसके ऊपर जो विद्युत धारा का लोड इसी के ऊपर आता है, और ये तुरंत ब्रेक हो जाता है, इसका वायर पिघल जाता है। इसके पिघलने की वजह से क्या होता है ना बच्चे, जो हमारे घर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे एसी, फ्रीज और जो भी कुछ हुआ है ना, वहां तक विद्युत धारा पहुंचती ही नहीं है। इसलिए हमारा जो अपैरेटस रहता है, इंस्ट्रूमेंट रहता है, एसी, फ्रिज या टीवी, वो खराब नहीं होता है। यानी ये यानी कह सकते हो कि ये सिक्योरिटी गार्ड है आपके सभी इंस्ट्रूमेंट का। ये सारा लोड अपने ऊपर ले लेगा, चौकीदार एक तरह से बोल सकते हो। और ये बहुत कॉस्टली नहीं रहता है बच्चों, 100, 150, 500, 1000 इतने रुपए का ही रहता है। लेकिन आपके घर में जो टीवी है, फ्रिज है, एसी, अगर वो बिगड़ेगा तो कितना नुकसान होगा। तो सबका लोड यही अपने ऊपर लेता है। इसे फ्यूज कहते हैं और इसका रहना बहुत जरूरी है। और ये आपने देखा होगा अच्छी तरह से, मैंने आपको सामने डायग्राम भी दिखाया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, डाउट और क्लियर? कौन पूछना चाहता है और बेटा? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? महफूज, महफूज पूछो।
जाफर माइक अनम्यूट करो, महफूज माइक अनम्यूट करो, पूछो दोनों में से कोई। यस सर। हाँ बोल बेटा। सर जो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का तार होता है, हाँ हाँ बोल बेटा। हेलो सर। उसमें हाँ 3400 डिग्री सेल्सियस उसमें प्रवाहित करने पर तो हाँ बोल बेटा। एक मिनट, जाफर माइक अनम्यूट करो वापस। जाफर सर। माइक अनम्यूट करो। हाँ हाँ बोलो। यस सर। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन का तार होता है हाँ वो पूरी तरह से पिघल क्यों नहीं जाता है सर? बेटा उसका टेम्परेचर उतना, वो मटेरियल इस प्रकार का बना रहता है कि उतने तापमान तक सह सकता है। सबकी सहन शक्ति अलग अलग होती है कि नहीं। किसी किसी को ठंडा पानी दे दोगे तो तुरंत बीमार हो जाता है, कोई कोई दिन भर ठंडा पानी पीता है लेकिन बीमार नहीं होता है। इसको बोलते हैं सहन शक्ति, पावर। तो वायर की पावर उतनी है, उसके अंदर अवरोधक क्षमता, आपको बताया ना मैं, अवरोधक क्षमता जिसको हम लोग प्रतिरोध क्षमता बोलते हैं, ठीक है, वो हाई रेंज में रखी जाती है। वो हाई रेंज का मटेरियल रहता है, इसलिए उतने तापमान तक वो गर्म होता है। और उतने तापमान तक नहीं गर्म होगा बेटा तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी। समझ में आया? चलो कोमल। बोलो कोमल। लव कुमार हाँ सर। बोलो। बोलो बेटा, लो बोलो। सर वो मैं पूछा था, वो न्यूट्रल तार का क्या उपयोग है? बेटा न्यूट्रल तार, और आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है ना, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दो तरह की चीजें होती है। उसके अंदर दो आयन प्रवाहित होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। आपने अच्छा। कक्षा 9वीं के विज्ञान में पढ़ा होगा। तो जी धन हाँ। आयन मतलब प्लस और ऋण आयन मतलब माइनस। ठीक है। माइनस। हाँ तो एक अगर एक बगल से जाएगा तो दूसरी बगल से निकलना भी चाहिए ना। जी इसलिए हाँ। ये दो डायरेक्शनल वायर दिया जाता है उसके अंदर से। ठीक है। एक साइड से प्रवाहित हो रहा है तो एक साइड से निकल रहा है। आप अगर उसका डायग्राम देखोगे ना, अच्छी तरह से सर्किट का डायग्राम दिखाई देगा तो आपको एक प्लस वाला वायर दिखाई देता है और एक साइड माइनस लिखा रहता है, समझने की। हाँ तभी तो हाँ। जाके सर्किट पूरा कंप्लीट होगा। एक वायर से निकलेगा, फिर बोर्ड में जाएगा, फिर दूसरे वायर में। ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धन आवेश और ऋण आवेश के प्रवाहित होने के लिए होता है। ठीक है, अच्छा आगे हाँ। पूछो। और किसी को कुछ चलो पूछना है? ठीक है, अमृत, थैंक यू सर। अमृत माइक चालू करो। चलो निर्जला माइक चालू करो बेटा। खुशी कौर। समीम शेख माइक चालू करके बोलो। चलो ठीक है सर, अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो पहले से हाथ उठाए थे, अब नहीं बोलना चाहते। आप स्क्रीन शेयर बंद करके सामने आके कुछ बोलिए सर। विद्युत धारा का उसमें का प्रभाव बताइए ना सर। हेलो, क्या बोलो बेटा? विद्युत धारा उसमें प्रभाव मतलब समझा नहीं सर मैं। बच्चे पहला वाला कॉन्सेप्ट वही था, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का मतलब थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये बल्ब है, बल्ब देख रहे हो, दिखाई दे रहा है आपको? ये जो बल्ब दिखाई दे रहा है आपको, देख रहे हो? देखिए अब ये जो बल्ब होता है, ये बल्ब का जो तार होता है, टंगस्टन का तार होता है, ये गर्म हो जाता है। जब कोई चीज गर्म होती है ना तो वहां से क्या निकलती है? लाइट। जैसे आपके घर में लाइट निकलती है, आपने देखा होगा, ट्यूब लाइट या बल्ब लाइट। तो ये जो लाइट निकली है, ये जो रोशनी आई है, ये विद्युत धारा की वजह से आई है। अगर आप विद्युत धारा बंद कर दोगे तो आपको प्रकाश मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला। तो विद्युत धारा के कारण आपको प्रकाश मिल रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसका मतलब होता है विद्युत धारा की वजह से ही ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही है। अगर विद्युत धारा बंद तो ऊष्मीय ऊर्जा बंद। ठीक है, समझ में आया? ठीक है सर, आप समापन कीजिए सर। ओके ओके, ठीक है बच्चों, आप स्क्रीन शेयर ध्यान बंद कीजिए सर। हाँ स्क्रीन हाँ शेयर आप हाँ आइए। ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं आता हूँ।